जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज हम हिंदी का ये वीडियो लेके आ रहे हैं। अब तक हमने सामान्य हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला चला रखी है उसका ये अगला टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसी शायद ही कोई परीक्षाएं होंगी जिनमें ये टॉपिक न आता हो और बच्चों के लिए ये हमेशा समस्या पैदा करता है। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को इतनी सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि आप क्रिया के टॉपिक को लेकर कभी भी मन में संशय है वह नहीं रखेंगे। क्रिया है, ये क्या है? आज इस टॉपिक में हम क्रिया शब्द की उत्पत्ति, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, धातु क्या है, फिर क्रिया के भेद उपभेदों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप अपने रजिस्टर में इसको बड़े अच्छे से नोट करते जाना और वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस वीडियो को या इस लेक्चर को सुनने के बाद आप क्रिया का टॉपिक आपका पूर्ण रूप से इससे संबंधित सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। हमें पता है क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब होता है करना। मनुष्य सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक जो एक्टिविटी करती है वो क्रिया में शामिल होती है। वो सारी किस में शामिल है? क्रिया में। तो अभी हम पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया शब्द है, यह एक विकारी शब्द है। जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको नोट करना। क्रिया शब्द एक विकारी शब्द है। विकारी क्या होते हैं? जिनमें रूप परिवर्तन होता है। किस आधार पे? लिंग, वचन, काल, कारक, इनके आधार पे जिनमें रूप परिवर्तन होता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो अब तक हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया में जो परिवर्तन है, ध्यान रखना, क्रिया में परिवर्तन कारक के आधार पे नहीं होता है। इसमें परिवर्तन केवल लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, काल, वाच्य और पुरुष के आधार पे इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्रिया है वो एक वाक्य का मुख्य घटक है। क्रिया के अभाव में कोई वाक्य है वो पूर्ण नहीं होता है। ध्यान रखना है, क्रिया के अभाव में कोई भी वाक्य है वो पूर्ण नहीं होता है। लेकिन क्रिया, अकेली क्रिया से वाक्य बन सकता है। जैसे पढ़ो, ये बोलने से पता है कि क्या कहा जा रहा है? पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। क्रिया, क्रिया शब्द है ये संस्कृत की क्रि धातु से बना है। किससे बना है? क्रि धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? यानी वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी प्रकार का कार्य, चाहे वो खेलने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो परिभाषा आपने बेसिक स्तर पे पढ़ रखी है, स्कूली स्तर पे और कंपटीशन लेवल पे भी। अब या फिर हम इसको ऐसे कहें कि धातु निष्पन्न विकारी शब्द को क्रिया कहते हैं। धातु निष्पन्न यानी धातु से निर्मित शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का जो निर्माण है वो धातु से होता है। एक चीज यहां ये भी नोट करना, क्रिया केवल धातुओं से ही नहीं बनती है बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों से भी बनती है। उनकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। तो धातु निष्पन्न। अब सर ये धातु क्या है? संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आपने 10th लेवल पे पढ़ा भी होगा संस्कृत में धातु क्या है। ठीक है, तो धातु निष्पन्न विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। यानी कहने का मतलब है कि धातु में विकार होकर या प्रत्यय जोड़कर ही क्रिया शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सर कौन सी धातु? देखो कि धातु के कौन कौन से रूप हैं। पहले तो मूल रूप देखो, धातु का मूल धातु कौन सी है? जैसे लिख, पढ़, चल, गा, आ, जा, पा, पी, ये सारे क्या है? मूल रूप है। धातु के मूल रूप। हमारा पहला मकसद ये है कि हमें क्रिया का निर्माण होता कैसे है उसको समझना है। उसको समझ लिया तो समझ लो क्रिया का चैप्टर आपका क्लियर है। तो लिख, पढ़, चल, मूल धातु का हमें पता कैसे चलेगा? तो ध्यान रखना, सर्वनाम के मध्यम पुरुष का एक वचन तू क्या है? तू। इसके साथ हमेशा धातु का मूल रूप ही प्रयुक्त होता है। किस रूप में प्रयुक्त होता है?
अज्ञार्थक रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे तू लिख, तू पढ़, तू गा, तू जा, तू आ, तू खा, तू पी, ये सारे क्या है? क्रिया के मूल धातु के रूप है। धातु के कौन सा रूप है? ये मूल रूप है, जो किसके साथ आते हैं? टू के साथ प्रयुक्त हमेशा होंगे। इसके अलावा जो भी धातु के रूप होंगे वो यौगिक रूप होंगे। यौगिक का मतलब धातु के अंत में क्या जोड़ दिया जाएगा? प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। जैसे लिख से लिखना, लिखता, लिखेंगे, चलना, पढ़ना, खेलना, ये सारे के सारे यानी धातु शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने से उसकी यौगिक धातु का निर्माण होता है। वो क्या है? क्रिया। और धातु का मूल रूप का प्रयोग केवल तू के साथ होता है। अभी तक हमने क्रिया की उत्पत्ति, उसका शाब्दिक अर्थ, उसकी डेफिनेशन और धातु क्या है, इसको अच्छे से समझा है। अब पढ़ते हैं प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार हैं? मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में इसको लिखा है, फिर प्रत्येक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे अपने इस लेक्चर में, तो आपको अच्छे से समझना है। तो क्रिया है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना या प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। किस आधार पे? व्युत्पत्ति, प्रयोग, रचना के आधार पर क्रिया के ये 8 भेद हैं। दूसरा भेद है कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अभी इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। कितने भेद है? 8। सबसे पहले सामान्य क्रिया। सबसे पहले सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया का मतलब है कि धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे ना, ता, ये जोड़ते हैं, वो सामान्य क्रिया है। कहने का मतलब है जो वाक्य के अंत में आती है ना जुड़ के या ता जुड़ के, एक ही क्रिया का रूप आता है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, ये एक क्रिया, एक कार्य, एक क्रिया, वो सामान्य क्रिया। राम खाना खाता है, वह चला गया, ठीक है, वह गया, वह पढ़ता है, ये सारे के सारे सामान्य क्रिया का सामान्य रूप है। क्योंकि परीक्षा में आजकल बच्चे सकर्मक और अकर्मक रट के चले जाते हैं, जो परीक्षा में 50% चांस होते हैं आने के, जबकि आजकल इनमें से क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि परिणार्थक क्रिया कौन सी है। यहां तक पूछा जाता है कि परिणार्थक क्रिया में कौन सी परिणार्थक क्रिया है। इसी तरीके से सकर्मक में पूछा जाता है, सकर्मक में कौन सी है, एक कर्मक है या द्विकर्मक है, या फिर मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है। उन सब पे हम बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 2 है संयुक्त क्रिया। संयुक्त, देखो संयुक्त यानी जोड़ना, 2 क्रियाएं, यानी संयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया होती है? यानी वाक्य में 2 भिन्न भिन्न क्रिया प्रयुक्त हो रही हो और क्रिया का बोध करा रही हो, किसी कार्य का बोध कर, 2 भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं जहां आती हो वहां संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे राम ने पाठ पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया, पढ़ना और लेना 2 क्रियाएं होगी, यानी 2 भिन्न भिन्न अलग अलग क्रियाएं वाक्य में प्रयुक्त होती हैं, वो संयुक्त क्रिया है। इसमें भी 3 भेद हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और रंजक क्रिया। इनका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। मुख्य क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है और रंजक क्रिया क्या होती है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा देने वाली। तो प्रेरणा कैसे? यानी कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, तो राम कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे से करवा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। इस प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इनमें क्या अंतर है और हमें कैसे पता चलेगा कि प्रथम कौन सी और द्वितीय कौन सी है, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। फिर है सजातीय क्रिया। देखो सजातीय, सैम इज समान जाति की, यानी एक ही धातु से निर्मित क्रिया के 2 रूप, यानी कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित हो, वो सजातीय क्रिया। यानी वाक्य में एक ही जाति की क्रिया आ जाए 2, वो सजातीय क्रिया होती है। लेकिन ध्यान रखना संयुक्त क्रिया में अलग अलग क्रियाएं हैं, 2 अलग अलग क्रियाएं हैं।
जबकि सहजातीय क्रिया में एक ही क्रिया के दो रूप हैं। जैसे राजस्थान के वीरों ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। लड़ा, लड़ना, लड़का, लड़ना और लड़ाइयां यानी अलग एक ही धातु के दो रूप बन गए। पक्षी विचित्र बोली बोलते हैं। देखो बोली बोलते हैं, बोल से ही बना है, बोल से बोली और बोलते हैं। तो इस तरीके की क्या कहलाती है? सहजातीय क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक यानी पूर्व में संपन्न क्रिया, यानी कर्ता एक काम पहले करता है और ठीक उसके बाद दूसरा काम शुरू करता है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम पढ़कर सो गया। हम इनकी सबकी पहचान भी बताऊंगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप इनको पहचानोगे। राम पढ़कर सो गया, वह खाना खाकर गया। ठीक है, यानी पूर्वकालिक एक करता एक काम पहले करता है, उसके बाद दूसरा काम करता है। नेक्स्ट नाम धातु क्रिया। देखो नाम, नाम से ही पता चलता नाम हम किसको कहते हैं? संज्ञा। कोई संसार की प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान उसका कोई निश्चित नाम है। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है धातु को छोड़कर जो क्रिया का रूप है, धातु को छोड़कर किन से क्रिया बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और अव्यय से जो क्रिया बनती है उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी वो क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। क्रिया को छोड़कर अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में प्रत्यय जोड़ने से वो क्रिया रूप में प्रयुक्त होती है, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ का हथियाना, ठीक है, लालच का ललचाना, अपना का अपनापन, थप थप का थपथपाना, ये यानी ये नाम धातु क्रिया में आते हैं। कृदंत क्रिया, कृत प्लस अंत, कहने का मतलब है कि ये क्रिया से निर्मित क्रिया होती है जिसके अंत में ना नहीं आता। ध्यान रखना है, कृदंत क्रिया के अंत में, कृदंत क्रिया जो होगी उसके अंत में ना नहीं आएगा। यह कभी भी वाक्य के अंत में नहीं आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्रियार्थक संज्ञा या संज्ञार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा और संज्ञार्थक क्रिया क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? यानी जो क्रिया का जो सामान्य रूप होता है उसका जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है या फिर संज्ञार्थक क्रिया कहलाएगी। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में कभी नहीं होता, बल्कि या तो वाक्य के प्रारंभ में होगा या फिर के मध्य में होगा। जैसे हंस शब्द है, हंस क्रिया है, इसको धातु है, इसको हंसना बना दिया। अब इसको मैं बोलूंगा हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब हंसना को अंडरलाइन कर दिया परीक्षा में तो पूछ लेगा ये किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है हंसना है, प्रारंभ में आई है तो वह क्रियार्थक संज्ञा है या फिर संज्ञार्थक क्रिया है। ये थे क्रिया के व्युत्पत्ति, प्रयोग, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इनके ऊपर अभी हम आगे बिंदुवार चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। सकर्मक, सकर्म सहित, यानी वाक्य में कर्म हो, यानी वह क्रिया जो कर्म के साथ प्रयुक्त हो, जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, एक है एक कर्मक क्रिया, यानी जहां एक क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है, और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया, जहां वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, वो भी दो प्रकार के, एक गौण कर्म, एक मुख्य कर्म। अब हमें यह भी जानना है कि गौण कर्म कौन सा होता है और मुख्य कर्म कौन सा होता है। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। ए का मतलब हमेशा नकारात्मक होता है, यानी कर्म से रहित क्रिया, यानी वाक्य में कर्म नहीं होगा बल्कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? डायरेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रिया के कितने भेद हुए? दो, व्युत्पत्ति के आधार पे और कर्म के आधार पे। अब हम प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक बिंदु पे अच्छे से चर्चा करते हैं। तो वे हम चर्चा करते हैं हमारी व्युत्पत्ति, संरचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद थे उनमें सबसे पहला भेद है सामान्य क्रिया। नाम से सार्थक हो रहा है कि यह क्रिया क्या है? सामान्य, यानी धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से स्पेशली सामान्य क्रिया का निर्माण होता है। सामान्य क्रिया है यानी एक कार्य एक क्रिया। सीधा क्लियर है कि एक सामान्य कार्य को बताने हेतु एक ही क्रिया प्रयुक्त की जाए, वहां हमेशा कौन सी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है,
सामान्य क्रिया की खास बात क्या है, ये वाक्य के अंत में ही आती है, यानी वाक्य को पूर्ण करती है, वही सामान्य क्रिया है। जैसे राम खाना खाता है, वह चला गया, ये सारी क्या है, सामान्य क्रिया में आती है। एक कार्य एक क्रिया पद। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन जाता है, ये क्या है, सामान्य क्रिया की सूचक है। सामान्य क्रिया बहुत ही सिंपल है। ध्यान रखना है कि मूल धातु के अंत में प्रत्यय लगा के, जैसे ना है, ता है, ये प्रत्यय जोड़ने से सामान्य क्रिया का निर्माण होता है, यह वाक्य के अंत में आती है। फिर आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मैंने पहले ही बताया, संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है जो दो भिन्न भिन्न धातुओं से बनती है और दोनों अलग अलग अर्थ देती है, यानी दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली धातुओं से निर्मित क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण कार्य क्रिया का बोध कराती है, पूर्ण कार्य का बोध कराती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसको ध्यान रखना है। हमें कैसे इसको समझना है, उस चीज को समझ लो। यानी एक कार्य और दो क्रियापद, मैंने क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा है भिन्न भिन्न अर्थ वाले दोनों पद, जो दोनों धातु होंगी वो दोनों अलग अलग होंगी, वो क्रियापद। जैसे जया ने खाना खा लिया, खाना और लेना ये दो क्रियाएं हो गई। इसे जाने दो, जाना और देना ये दो क्रियापद है। इन चीजों को समझना है, यानी जो पहले आई है वो मुख्य क्रिया है, जो बाद में आई है वो सहायक क्रिया है। हमने पढ़ा था, पहले चर्चा की थी कि संयुक्त क्रिया के तीन भेद, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया। मैं यही उनको समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। जय ने खाना खा लिया, खाना यानी मुख्य क्रिया, यानी क्रिया का मुख्यार्थ बोध हो रहा है जहां, वो मुख्य क्रिया होगी। और मुख्य क्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसमें खा लिया, खाना मुख्य क्रिया होगी और लिया जो अंत में आ रही है बिल्कुल वो सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया से हमें जब प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी क्रिया समय की सूचक है, तो सहायक क्रिया समय का बोध कराती है। जैसे वह जाता है, उसने खाना, जय ने खाना खा लिया, ठीक है, तो लिया भूतकाल में आ गया, खाना खा चुकी है वो। तो इस तरीके, यानी क्रिया सामान्य जो सहायक क्रिया होती है वो समय की सूचक होती है और यह हमेशा मुख्य क्रिया के साथ ही आती है। मुख्य क्रिया के अभाव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। अब बच गई रंजक क्रिया। देखो रंजक क्रिया क्या है, वो क्या करती है, मुख्य क्रिया में चमत्कार उत्पन्न कर देती है। वाक्य के प्रयोग से पता चलता है। जैसे मैं एक सिंपल सा वाक्य बोलता हूं, वह बैठा है, या बैठा शब्द, ये वाक्य हमें पता चला बिल्कुल सिंपल है। अब इसको अब देखो, वह अपना सब कुछ गंवा बैठा है, यहां गंवा बैठा है, सब कुछ गंवा बैठा है, तो यहां उस बैठने में प्रयुक्त हो गई नाचने को लेके, गंवा बैठा है यानी गंवा चुका है वो, यानी एक रंजकता आ गई, उसमें विशिष्टता आ गई। वही पहले बैठा था, वह बैठा है, वह नाचता है। अब इसको बादल बरसने से मेरा मन मयूर नाच उठा, नाच उठा, या वह उठा, यानी रंजकता आई, जिसमें विशिष्टता आई, उसको हम रंजक क्रिया कहते हैं, जो किस में आती है, संयुक्त क्रिया में आती है। तो संयुक्त क्रिया में दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली धातुओं से निर्मित क्रियाएं होती हैं जो इस तरीके से हैं, यानी एक कार्य को दो क्रियापद जिसमें प्रयुक्त किए जाते हों। नेक्स्ट है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया। प्रेरणा किस तरीके से, यानी इस क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है। ध्यान रखना है, इसमें एक प्रेरक होता है, एक प्रेरित करता होता है, एक प्रेरक करता, एक प्रेरित करता। तो प्रेरक करने वाला एक करता है जो काम करता नहीं है, सिर्फ प्रेरक का काम करता है। एक प्रेरित करता होता है जो प्रेरित होकर काम करता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें दो कर्ता, जिसमें एक कार्य करेगा और दूसरा क्या करेगा, करवाएगा। मैंने बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में लिखे, लिखते जाना, दूसरा करवाएगा। ध्यान रहे, सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि सभी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि
प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इनमें क्या अंतर है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता होता है वह स्वयं भाग लेता है, यानी उस कार्य में स्वयं भाग लेता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं भाग नहीं लेगा। यह अंतर है पहला। ठीक है, पहला अंतर, प्रेरणार्थक क्रिया में, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं भाग लेगा और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं भाग नहीं लेगा। जैसे दूसरी पहचान, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो क्रिया होगी उसमें या तो आपको उस क्रिया शब्द में आना या आता जुड़ा हुआ मिलेगा, जैसे चलाना, पढ़ाना, दिखाना, इस तरीके से लिखा हुआ मिले आपको वाक्य में, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आपको वाना या वाता हुआ लगा मिलेगा, जैसे चलवाना, पढ़वाना, दिखवाना, लिखवाना, इस तरीके के जो शब्द हैं ये लगे हुए आना और वाना प्रत्यय से युक्त जो शब्द होंगे वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे मां बेटी से भोजन बनवाती है, मां बेटी से भोजन बनवाती है, तो यहां मां किससे काम करवा रही है? बेटी से। मां यहां प्रेरणा देने वाली है, बेटी प्रेरित होकर काम करने वाली है। तो देखो यहां भोजन बनवाती है, वाना या वाती ये आ गई। ठीक है, तो वो कौन सी हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। राम श्याम से पत्र पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ रहा है, दूसरे से पढ़वा रहा है। तीसरा, रमा कविता को नचाती है। देखो यहां प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, रमा उसमें भाग ले रही है, रमा कविता को नचाती है, यानी उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रही है। या फिर जैसे डॉक्टर ने मरीज को दवा पिलाता है, डॉक्टर मरीज को दवा पिलाता है, तो यहां पिलाना उसमें आ गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान मैंने आपको आना या वाना वो आपको वाक्य में लगा हुआ मिलेगा, तो वो ये क्रिया होगी। दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक नहीं होती। तीसरी सहजातीय क्रिया। सहजाति, देखो सह यानी जाति सहित, यानी एक ही जाति की क्रिया के दो रूप होंगे, यानी उस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित होंगे, वो सहजातीय क्रिया होगी, यानी समान जाति की क्रिया। कर्म व क्रिया एक समान धातु के बने हुए होंगे, जैसे लड़ना को है लड़ाई, लड़ी, खेल, खेलना, इस तरीके से चला, चली, ये सारे किस में आते हैं? सहजातीय क्रिया, यानी एक धातु से दो रूप बने, एक कर्म का और एक क्रिया का, वो सहजातीय क्रियाएं होती हैं। पुलिस ने, जैसे पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, देखो मारना, मारना, मारी ये बने हैं। पुलिस को, पुलिस ये अंडरलाइन आएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है ये सहजातीय क्रिया। देखो एक समान लग रही है, धातु के कर्म और क्रिया एक धातु से निर्मित है। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, खेल से खेलना, सामान्य क्रिया का रूप क्या होता है? खेलना, जिसमें ना लगा हो वो क्रिया का सामान्य रूप होता है धातु का। बच्चे खेल खेलते हैं। वह लड़की अच्छी चाल चलती है, चाल से चलना, से चाल और चलती बनी। इसी तरीके से भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, पक्षी विचित्र बोली बोलते हैं। इस प्रकार ये हमारी क्रिया की व्युत्पत्ति, रचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के जो चार भेद थे वो हमने पढ़े। मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया। वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए इसलिए इसके दूसरे भाग में हम बाकी बचे हुए क्रिया के रूप हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और मनोयोग से इसका अध्ययन कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी बात आज तक जो हमने पढ़ा है उसके संबंध में आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें। अब मुझे अलविदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।